नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में अच्छे से पता चल सके। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विजेता के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको विजेता के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन करना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को नोट करना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सबको नोट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको विजेता के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इल्तुतमिश एक वीर साहसी तथा निपुण सैनिक था, उसमें उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा थी, वह एक कुशल सेनापति भी था, इसलिए अमीरों ने उसे सुल्तान बनाया था। यानी कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश एक वीर साहसी तथा निपुण सैनिक था, उसमें उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा थी, वह एक कुशल सेनापति था, इसलिए अमीरों ने उसे सुल्तान बनाया था। गुलाम के तुच्छ पद से वह सुल्तान बना था, यह कम गौरव की बात न थी। यानी कि जो गुलाम वंश था, यहाँ पे कह रहा है कि जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश भी जो है कि गुलाम वंश के था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इल्तुतमिश है वह गुलाम से क्या बना था, गुलाम के तुच्छ पद से वह सुल्तान बना था। ये जो है बहुत ही बड़ी बात होती है कि अगर कोई गुलाम है और डायरेक्ट क्या हो जाए, सुल्तान बन जाए। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त किया था तथा विद्रोहियों का दमन किया, राजपूत राजाओं को उसने नतमस्तक किया था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको नोट कर लेना है कि इल्तुतमिश एक वीर साहसी निपुण सैनिक था, उसमें उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा थी, वह एक कुशल सेनापति भी था, इसलिए अमीरों ने उसे सुल्तान बनाया था। गुलाम के तुच्छ पद से वह सुल्तान बना था, यह कम गौरव की बात न थी। उसने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को यानी कि शत्रु को परास्त किया था तथा विद्रोहियों का दमन किया था। राजपूत राजाओं को उसने हरा करके क्या किया, यानी कि जो राजपूत राजा थे उसने उसको हरा दिया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि पुराने सरदारों को समाप्त करने के बाद इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए 40 अमीरों का एक दल बनाया, जिसमें उसने योग्य एवं विश्वास पात्र दासों को नियुक्त किया था। ये लोग अपनी राजभक्ति के लिए प्रसिद्ध है, इन सबको उसने राज्य की उच्च पदों पर नियुक्त किया था। यानी कि जो इल्तुतमिश है, इसने 40 गुलामों के दल का गठन क्यों किया, तो इसने 40 गुलामों के दल का गठन इसलिए किया क्योंकि वो क्या करना चाहता था, वो अपने राज्य को सुदृढ़ बनाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, 40 अमीरों का एक दल बनाया, जिसमें उसने योग्य एवं विश्वास पात्र दासों को नियुक्त किया। ये लोग अपनी राजभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, इन सबको उसने राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और उसका आंसर भी आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया के मंगोल नीति की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है, यहाँ पे आपको रजिया के मंगोल नीति के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि रजिया ने मंगोल आक्रमणकारियों के संदर्भ में एक दूरदर्शी एवं व्यवहार कुशल नीति का पालन किया। 1238 ईस्वी में मंगोलों ने कालिंग प्रदेश पर कब्जा कर लिया। उसकी आंखें सल्तनत के पश्चिमी प्रांतों पर भी लगी हुई थी। कालिंग ख्वाराज्म का शासक था, उसने अपने पुत्र का संभवतः किसी सैनिक गठबंधन के उद्देश्य से रजिया के पास भेजा, किंतु रजिया ने मंगोलों के विरुद्ध कोई गुटबंदी करने से इंकार कर दिया। यह नीति तर्कसंगत थी और इससे मंगोलों के आक्रमण सल्तनत पर नहीं हुए। यानी कि जो रजिया है, एक बार क्या हुआ था, एक बार जो है कि 1238 ईस्वी में मंगोलों ने कालिंग प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। उसकी जो आंखें थी सल्तनत के पश्चिमी प्रांतों पर भी लगी हुई थी। कालिंग ख्वाराज्म में जो है कि कालिंग जो था, कालिंग ख्वाराज्म का शासक था, उसने अपने पुत्र को संभवतः किसी सैनिक गठबंधन के लिए क्या किया, सैनिक गठबंधन के लिए उद्देश्य से रजिया के पास भेजा था, किंतु रजिया ने मंगोलों के विरुद्ध कोई भी गुटबंदी करने से इंकार कर दिया। यह नीति जो है तर्कसंगत थी, इससे मंगोलों के आक्रमण का संदर्भ नहीं हुआ। यानी कि जो है कि इससे क्या हुआ था, इसे जो मंगोल थे, मंगोल आक्रमण था, सल्तनत पर नहीं हुआ था। तो ये जो नीति है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 1238 में क्या हुआ था, 1238 ईस्वी में मंगोलों ने कालिंग प्रदेश पर कब्जा किया था। इसको आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगरिल वेग का दमन बलबल ने कैसे किया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तुगरिल वेग है, यहाँ पे आपको बताना है कि तुगरिल वेग का दमन बलबल ने कैसे किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि तुगरिल वेग ने समझ लिया था कि सुल्तान बलबन अब विरुद्ध हो गया है, इसलिए उसने कई बार विद्रोह किया। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए सुल्तान बलबन ने अनेक बार सेनाएं भेजी, परंतु सेनाओं को इस कार्य में सफलता न मिल सकी, क्योंकि तुगरिल वेग ने सेनाओं को अपनी ओर मिला लिया था। यानी कि कह रहा है कि जो तुगरिल वेग है, तुगरिल बेग ने समझ लिया था कि जो सुल्तान बलबन है, सुल्तान बलबन अब विरुद्ध हो गया है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है। इसलिए उसने क्या किया, उसने कई बार विद्रोह किया। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए सुल्तान बलबन ने अनेक बार सेनाएं भेजी,
परंतु सेनाओं के इस कार्य में सफलता न मिल सकी, क्योंकि जो तुगरिल बेग था, तुगरिल बेग ने क्या किया, तुगरिल बेग ने सेनाओं को अपनी ओर मिला लिया। अंत में सुल्तान को बड़ा क्रोध आया और एक विशाल सेना और अपने पुत्र बुगरांखा को लेकर बंगाल की ओर प्रस्थान कर दिया। तुगरिल बेग सुल्तान के आने का समाचार सुनकर भाग गया। बलबन के अनेक प्रयास करने पर वो पकड़ गया तथा अन्य साथियों के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका आंसर आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन के राजत्व के क्या सिद्धांत थे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन है उसके राजत्व के क्या सिद्धांत थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, पहला दिया हुआ है दैविक सिद्धांत में विश्वास रखना, दूसरा दिया हुआ है सुल्तान की सर्वोच्चता, तीसरा है शासन में धर्म का निकालना यानी कि शासन से धर्म का निकालना, चौथा है हिंदुओं के साथ कठोरता, पांचवा है अमीरों की स्वतंत्रता की समाप्ति हो। ये सब जो है अलाउद्दीन के सफल राजत्व सिद्धांत थे। यानी कि जो अलाउद्दीन है उसके राजत्व के क्या सिद्धांत थे, तो अलाउद्दीन के राजत्व के सिद्धांत थे, पहला है दैविक सिद्धांत पे विश्वास रखना यानी कि जो दैविक सिद्धांत है उसमें विश्वास रखना, दूसरा है सुल्तान की सर्वोच्चता, तीसरा है शासन से धर्म का निकालना, चौथा है हिंदुओं के साथ कठोरता, पांचवा है अमीरों की स्वतंत्रता की समाप्ति हो। ये सब जो है ये सब अलाउद्दीन के सफल राजत्व के सिद्धांत थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में आप क्या जानते हैं। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए कि गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां अल मुजाहिद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। उसका राज्यारोहण 1325 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 6ठा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये जो है गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र था। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है किसका पुत्र था, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है गयासुद्दीन का पुत्र था। और ये जो है अल मुजाहिद मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। कब बैठा था, तो उसका जो राज्यारोहण हुआ था इसका राज्यारोहण 1325 ईस्वी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबरनामा क्या है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरनामा क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जिस पुस्तक में बाबर ने आत्मचरित्र को लिखबद्ध किया है वह बाबर नाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें न केवल बाबर के जीवन का उल्लेख है परंतु उसमें भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का उल्लेख किया गया है। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरनामा क्या है, तो बाबरनामा क्या है, तो जिस पुस्तक में बाबर ने अपने बारे में लिखा है यानी कि अपने आत्मचरित्र के बारे में लिखा है वह क्या है, वह बाबर नाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें न केवल बाबर ने यानी कि इसमें केवल बाबर के जीवन के बारे में नहीं लिखा गया है परंतु इसमें जो है कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक एवं दशा का भी उल्लेख किया गया है, भौगोलिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये जो है बाबरनामा क्या है, तो जिसमें बाबर ने अपने चरित्र के बारे में लिखा है, अपने आत्मचरित्र के बारे में लिखा है, उसको हम लोग बाबर नाम के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण, इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति क्या थी। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है उसकी राजपूत नीति क्या थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, जब अकबर गद्दी पर बैठा तब मुसलमान सरदारों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, इसलिए अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अकबर को राजपूतों से मित्रता स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसलिए अकबर ने उनसे संबंध स्थापित किए, राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया। यानी कि अकबर जो है, अकबर की राजपूत नीति क्या थी, तो अकबर जब गद्दी पर बैठा था तो उस समय क्या हुआ था, उस समय मुसलमान सरदारों ने उसके ऊपर विद्रोह किया था। इसलिए क्या किया, इसलिए अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने क्या किया, उसने राजपूतों से मित्रता की और उसको क्या किया, राजपूतों को उच्च पद पे प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है इसके प्रमुख सामाजिक सुधार क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार इस प्रकार हैं। पहला, बाल विवाह निषेध ठहराया। दूसरा है सती प्रथा बंद कराने के लिए प्रयत्न किया। तीसरा है कि विधवा विवाह के प्रचलन के लिए कानून बनाया। चौथा है जनता को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और पांचवा है जजिया कर समाप्त किया। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, 5 क्या हैं, ये 5 जो है अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु तेग बहादुर कौन थे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर हरगोबिंद के सबसे छोटे पुत्र थे। औरंगजेब से उनका संघर्ष उसकी धार्मिक कट्टरता तथा पक्षपात की नीति कारण चला। औरंगजेब ने सिख मंदिरों को गिरवाना प्रारंभ कर दिया। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के इस कार्य का विरोध किया तथा जनता को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। गुरु तेग बहादुर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। औरंगजेब ने उन्हें अनेक यातनाएं देकर मरवा दिया। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी ने छापामारी युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी ने छापामारी युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, शिवाजी ने जिन कारणों से छापामारी युद्ध अपनाई थी वे हैं, पहला, औरंगजेब की अपेक्षा उनके पास कम सेना थी। दूसरा, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि आमने सामने के मैदानी युद्ध नहीं लड़ सकते थे, यहाँ केवल छापामारी युद्ध प्रणाली ही संभव हो सकती थी। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के काल में चित्रकला का क्या विकास हुआ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शाहजहां का काल था उस समय चित्रकला का क्या विकास हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि शाहजहां बड़े शानदार ढंग से रहता था, वह कला प्रेमी था किंतु उसे चित्रकला से प्रेम न था। उसकी रुचि जो है
विशेषकर भवन निर्माण कला में थी। उस समय के चित्रकार सम्राट के दरबार में रहने के कारण चित्रकला की रक्षा हो सकी थी। मीर हसन फर्रुख-उल्लाह अनूप आदि शाहजहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो ये क्वेश्चन जो इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफी संप्रदाय के शाखाओं का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूफी संप्रदाय है, यहाँ पे आपको सूफी संप्रदाय के शाखाओं के बारे में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि सूफी संप्रदाय लगभग 175 शाखाओं में विभक्त है। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में इनकी 14 प्रमुख शाखाओं का वर्णन किया है। पहला है चिश्ती, दूसरा है सुरहारवर्दी, तीसरा है हबीबी, चौथा है तपूरी, अगला है करवी, छठा है शक्ति, सातवां है जुनैदी, आठवां है कजरुनो, नौवां है रूसी, 10वां है फिरदौसी, 11वां है जैदी, 12वां यादी, 13वां सदामी और 14वां है हुबेरी। ये 14 क्या है? ये 14 जो है सूफी संप्रदाय के शाखा हैं, जबकि यहाँ पे टोटल 175 शाखा हैं। लेकिन अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में इनकी 14 प्रमुख शाखाओं के बारे में बताया। यानी कि जो 14 मैंने आपको बताया, ये 14 जो है कि प्रमुख सूफी संप्रदाय के शाखा हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन का महत्व बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति आंदोलन उसका क्या महत्व है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, इस आंदोलन के महत्व निम्नलिखित हैं। पहला, सभी संतों ने जाति प्रथा, अंधविश्वास, आडंबर एवं कुसंस्कारों का विरोध किया तथा नैतिकता, उत्तम चरित्र, पवित्र आचरण, मन की शुद्धता एवं सत्कर्म पर जोर दिया। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। तीसरा कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम धर्म एवं समाज में व्याप्त बुराइयों की निंदा की गई। चौथा है कि सभी संतों ने एकेश्वरवाद एवं गुरु की महत्ता पर बल दिया। सभी संतों ने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम एवं समर्पित भक्ति की मुक्ति का मार्ग बताया। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी की न्याय व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी की न्याय व्यवस्था उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि न्यायाधीश न्याय का मुख्य अधिकारी होता था। यानी कि जो शिवाजी उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जान लीजिए। तो जो शिवाजी थे उनकी राज्य में जो है कि न्यायाधीश न्याय का मुख्य अधिकारी होता था। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय करने के लिए एक पदाधिकारी होता था जिसे पटेल कहते थे। तीसरा है कि गाँव के झगड़ों को तय करने के लिए ग्राम पंचायतें होती थी। कानून की व्याख्या करने के लिए कानून पंडित नियुक्त किए जाते थे। यानी कि जो शिवाजी की न्याय व्यवस्था थी उस समय क्या होता था, न्यायाधीश जो है न्याय का मुख्य अधिकारी होता था। फौजदारी के मुकदमों का निर्णय करने के लिए एक पदाधिकारी होता था जिसे पटेल कहते थे। गांव के झगड़ों को तय करने के लिए ग्राम पंचायतें होती थी और कानून की व्याख्या करने के लिए कानून पंडित नियुक्त किए जाते थे। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन के मैंने आपको आंसर बता दिए। टोटल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए और किस सब्जेक्ट के ऊपर आप क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।